हम देखेंगे आपका कुड़िंद वंश। तो मेरा नाम है गिरीश और स्वागत है आपका प्रसाद जीके में। कुड़िंद वंश, तो देखो अगर मैं बात करूं आपके कुड़िंद वंश के काल की, तो देखो यह चला था आपका 1500 ईसा पूर्व से आपका 330 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग में मान लो, क्योंकि आपके कई इतिहासकार हैं, अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के। ठीक है, कोई इतिहासकार कहते हैं भैया 1000 ईसा पूर्व से चला था आपका 330 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अलग अलग मत हैं, एक हम मोटा माटी उठा के चल रहे हैं कि 1500 से 330 ईसा पूर्व मान लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके हमने जुटाया कैसे जो आपके कुड़िंद वंश का इतिहास है। ठीक है, इसकी जानकारी हम कैसे कैसे जुटाते हैं। ठीक है, तो देखो हमें थोड़े बहुत तो सिक्के प्राप्त होते हैं, उनसे हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। फिर अभिलेख मिलते हैं हमें, 4 भरूच के अभिलेख हैं। भरूच का है भैया मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक आपका मथुरा से मिला है, फिर एक कालसी अभिलेख हो गया। तो इनसे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है कुड़िंदों के बारे में। ठीक है, और जो हमें अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है वो होती है साहित्यिक स्रोत से। ठीक है ना, और महाभारत में सबसे ज़्यादा हमें कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, अब देखो ऐसे ही हमने जो कुड़िंद वंश का है वो प्राचीन इतिहास भी है जुटा लिया है। ठीक है, अब देखो इतिहासकार कहते क्या हैं। ठीक है, तो देखो इतिहासकार कहते हैं ना, संभवतः जो उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति रही होगी वो रही होगी भैया कुड़िंद। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब देखते हैं हम कुड़िंद वंश को अच्छे से। तो देखो अगर आप कुड़िंद वंश पढ़ रहे हैं तो आपकी मर्जी, या तो आप क्या करो ना, सीधे से डाल दो, स्रोत करके डाल दो और उसे अलग लिख दो, अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र, ऐसे करते करते आप अलग से एक लिस्ट बना लो और फिर उनमें देखते रहो। या तो आप ऐसा करो या तो ऐसा करो कि इनको 3 भागों में बांट दो, प्राचीन पूर्व कुड़िंद काल करके, मध्यवर्ती कुड़िंद काल करके, या फिर इसके बाद आता है आपका उत्तरवर्ती कुड़िंद काल करके। ऐसे 3 भागों में इसको बांट दो। ठीक है, और प्राचीन पूर्व कुड़िंद काल में आप क्या रखोगे। ठीक है, जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसके साथ आप कुड़िंद काल को चलोगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के साथ साथ चलाओगे। और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, महाभारत, वन पर्व, कर्ण पर्व, ठीक है, विष्णु पुराण, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका मध्यवर्ती, या तो फिर इसको ऐसे देखो, जो आपके महाजनपद है, महाजनपदों के साथ साथ आप कुड़िंद, जो आपके कुड़िंद वंश है, इनको चलाते रहो, तो आपका मध्यवर्ती कुड़िंद काल आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप रख सकते हो पाणिनि जी की पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, चाणक्य जी की पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, कालसी अभिलेख, ये सभी। ठीक है ना, अब देखो फिर इसके बाद आता है आपका उत्तरवर्ती कुड़िंद काल। इसमें आप रख सकते हो जो इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, आप तीन प्रकार से बांटते हो ना कुड़िंद काल के सिक्के। ठीक है, इसमें आप रख सकते हो, या तो आप ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका कि हमें कहाँ कहाँ से कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका रामायण। तो आपके रामायण में ना किष्किंधा कांड में पुलिंदाश्रय और कुड़िंदाश्रय ऐसा हमें शब्द मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो कुड़िंदों के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग शब्द, वो है आपका पुलिंद, ठीक है, कुड़िंद, कुलिंद, कौड़िंद आदि। ये सभी किसके लिए हैं भैया, कुड़िंदों के लिए अलग अलग रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बात करूँ ना महाभारत की इसके बाद, तो महाभारत में ना सबसे ज़्यादा हमें कुड़िंदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका सभा पर्व। ठीक है, तो देखो सभा पर्व में ना जब अर्जुन जी है ना उत्तर दिग्विजय प्राप्त करते हैं, तो उसमें लिखा है कि हाँ उस समय ना अर्जुन द्वारा जो है कुड़िंद के कुछ जनपदों के हिस्से भी जीतने का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, किसके द्वारा, अर्जुन जी के द्वारा। ठीक है ना, अब देखो आपका इसी सभा पर्व में ना, इसी सभा पर्व में जो कुड़िंद है ना, कुड़िंद को क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है ना, यानी जो द्विजों में प्रधान होते हैं ये कहा गया है। क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ। अब आपसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो अगर एग्जाम में आएगा ना द्विज के इस शब्द को लेकर, द्विज शब्द को लेकर प्रश्न, तो देखो कैसे आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा कि वो पूछेंगे कि भैया महाभारत में कुड़िंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वो दे देंगे द्विज, फिर और कुछ 3 ऑप्शन कुछ अलग ही दे देंगे जो कि रिलेट भी नहीं करते होंगे आसपास। ठीक है ना, ये बस आपको याद होना चाहिए, ऐसा प्रश्न वो दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं प्रश्न। अब आगे मैं बढ़ता हूँ आपके वन पर्व की ओर। आप सभी को पता है जो वन पर्व है, वन पर्व को और क्या कहते हो, अब आरण्यक पर्व भी कहते हो। ठीक है ना, अब देखो जब वनवास होता है ना पांडवों का, तो उस वनवास के दौरान वह एक रात कहाँ रुकते हैं, सुबाहु की राजधानी सुबाहु
पुर में रुकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इतिहासकार इस सुबाहुपुर को अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, श्रीनगर, ठीक है ना, इस नाम से वर्तमान में श्रीनगर ऐसा जानते हैं। और ये हमारे इतिहासकारों ने भैया पता लगाया कि हाँ आप सुबाहुपुर को क्या कहते हो, जो है श्रीनगर कहते हो, ठीक है ना। अब ये तो हमें पता चल गई भैया उस समय क्या राजधानी सुबाहुपुर रही होगी, ठीक है ना। और जो आपके कुड़िंद जनपद के शासक थे उनका नाम क्या था भैया, सुबाहु, ये भी यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर अजय रावत जी की आपने पुस्तक पढ़ी है तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हाँ जो उस समय कुड़िंद सुबाहु थे, ठीक है ना, वो वहाँ पे थे, ठीक है ना, उनकी राजधानी क्या थी, सुबाहुपुर थी। अब देखो सुबाहुपुर थी तो उसी समय अगर मैं बात करूँ आपके कि उसी समय काल में 3 और राजनीतिक शक्तियाँ थी वहाँ पर, ठीक है, 3 और राजनीतिक शक्तियाँ थी, उनका भी नाम जान लो आप। पहली हो गई आपकी नागवंश, ठीक है, जो कि गंगा द्वार वाले क्षेत्र में थी, ठीक है ना। नागवंश कहाँ थी भैया, जो आपके गंगा द्वार वाला क्षेत्र है उधर। फिर हो गई आपकी कुड़िंद, ठीक है, कुड़िंद कहाँ थे, सतलज से अलकनंदा नदी तक उनका विस्तृत भाग था, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके असुरबाण, तो असुरबाण जो है ना वो श्रीनगर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग वाला क्षेत्र उनका था, ठीक है ना, ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। अगर आप अजय रावत जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे की ओर। तो आगे हम बात करते हैं आपके भीष्म पर्व की, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपके भीष्म पर्व की तो उसमें क्या लिखा है भैया, जो कुड़िंद है ना, कुड़िंद नरेश ने कौरवों के विरुद्ध, ठीक ना, कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया और पांडवों का भैया साथ दिया था, ठीक है ना, भीष्म पर्व में ऐसा लिखा है। और हमें कर्ण पर्व में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि जो आपके कुलिंद हैं उन्होंने क्या किया था भैया, उन्होंने युद्ध किया था, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब देखो जो आपका विष्णु पुराण है ना उसमें हमें एक नाम मिलता है जो कि कुलिंदों के लिए यूज़ हुआ है, वो है आपका कुलिंदो पश्य नाम, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न ये बनेगा कि विष्णु पुराण में कुलिंदों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वो है आपका कुलिंदो पश्य, ठीक है। चलो इतना आपको याद रखना है। अब देखो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपका एक है मार्कंडेय पुराण, ठीक है ना, तो उसमें भी हमें कुड़िंदाश्र ये नाम मिलता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो आगे हम देखते हैं आपका मध्यवर्ती कुड़िंद काल, ठीक है ना। अब देखो जो आपका पाणिनि जी है ना, तो पाणिनि जी की पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी, आप सभी को पता है। तो उस पुस्तक में आपका लिखा है कि जो उत्तराखंड है अभी का वर्तमान, वहाँ के कुछ क्षेत्रों पर क्या था, कुड़िंद शक्ति का राज करने का भैया हमें प्रमाण वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो बात आ गई आपके अष्टाध्यायी पुस्तक की। अब बात करते हैं हम आपके अर्थशास्त्र की, ठीक है ना। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, लिखी है आपकी चाणक्य जी ने, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने बोला है, एक शब्द यूज़ किया है उन्होंने कुड़िंदों के लिए, वो किया है आपका कुलिंद शब्द, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया है, कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि चाणक्य जी ने, ठीक है ना, कुलिंद जो है कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। और ये भी बोला है कि उस समय जो था आपका कुलिंद राज्य है वो क्या था, एक अधीन था किसके भैया, मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंडर था। ये बात क्लियर नहीं होती है, बस एक हिंट जैसा मिलता है, इतिहासकार कहते हैं कि हाँ ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद कब क्लियर होता है पता है ये बात, जब हमें मौर्य एम्पायर के राजा बनते हैं भैया सम्राट अशोक, ठीक है ना। कब बनते हैं वो सम्राट अशोक जी, उनका कार्यकाल होता है भैया 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है, अगर मैं अशोक जी की बात करूं तो कई इतिहासकारों ने बोला है कि जो इनने अपना सिंहासन है ना वो 99 भाइयों की हत्या करके प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, वो उसको जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप सभी को पता है कि सम्राट अशोक के जो हैं वो कई शिलालेख हैं, ठीक है ना। अब ये शिलालेख बनाते क्यों हैं, आप सभी को पता है कि जो अपना कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है, और हमने इस क्षेत्र में ये काम किया है, कह सकते हो कि आप प्रचार प्रसार करने को वह शिलालेख स्थापित करते थे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपकी जो आपका कालकूट है, वहाँ पर कालकूट यानी जो कालसी है, ठीक है ना, वहाँ पे हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसे आप कालसी शिलालेख कहते हो, ठीक है ना। किस भाषा में, ये
प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ पे है, कालसी, यमुना और टोस नदी के संगम पे है, ठीक है। तो यहीं पे हमें मिलता है भैया एक शिलालेख। उसमें क्या शब्द लिखा है आपके कुड़िंदों के लिए, उसमें लिखा है भैया कुड़िंदों के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, पुलिंद शब्द, ठीक है। क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, पुलिंद शब्द। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि हाँ हमें कंफर्म हो गया कि जो कुड़िंद हैं वो मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, ठीक है ना। अब मौर्य साम्राज्य की मैं अगर बात मैं करूँ आगे, तो देखो अशोक काफ़ी प्रतापी राजा थे, ठीक है ना। एक समय में उन्होंने पूरे भारत पे राज्य कर लिया था, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर उनका कलिंग युद्ध के बाद भैया एक हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो सोचते हैं यार अब मेरे को युद्ध नहीं करना है। फिर वो ध्यान देते हैं भैया किसकी ओर, बौद्ध धर्म की ओर देते हैं, ठीक है, जनता की ओर ध्यान देते हैं और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के समय काल में क्या होता है, बौद्ध धर्म का ज़्यादा विकास भी होता है, ठीक है ना। फिर जो है सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व में, ठीक है। फिर यहाँ से जो है साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो पतन होता है फिर वो पतन होता है जब पुष्यमित्र एक होते हैं, पुष्यमित्र, ठीक है ना, जो कि बृहदर्थ के सेनापति होते हैं। वो क्या करते हैं, बृहदर्थ को मार देते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं भैया, शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं वो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना कि जो आपके सम्राट अशोक है ना, उनकी मृत्यु के बाद भैया जो छोटे मोटे राज्य होते हैं खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। और इसमें ही हमारा एक और राज्य होता है, वो होता है कुड़िंद। वो भी खुद को भैया स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है ना। और होता वो पहले मौर्यों के ही अधीन है, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे। अब देखो फिर यहाँ से स्थापना कर देते हैं शुंग वंश की, तो बाहरी जो है लोग उन्हें खबर मिल जाती है भैया, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे जगह मार दिया है। अब क्या करेंगे बाहर वाले, फिर आक्रमण करेंगे। फिर आक्रमण करते हैं भैया ग्रीक लोग, ठीक है ना। कुछ ही साल बाद क्या आक्रमण करते हैं, ग्रीक लोग आक्रमण करते हैं और यहाँ यमन या यूनानियों का भैया फिर हो जाता है राज्य, ठीक है ना, जिसे आप कहते हो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ भैया जो आपके कुड़िंदों के सिक्के हैं उनमें यूनानी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं से आया, क्योंकि जो आपके यूनानी थे वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जो आपके कुड़िंद थे उनमें भी जो थे आपके नीचे तराई वाला एरिया वहाँ तक भैया उन्होंने राज कर लिया। पहाड़ी वाले एरिया का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें हमें कुछ स्पष्ट उल्लेख मिलता नहीं है कि हाँ भैया जो आपके हिमालय वाले ऊपर वाले एरिया हैं वहाँ पर भी राज कर लिया होगा, ठीक है। तराई वाले एरियो में तो कर लिया था, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम आगे की ओर कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ भैया जो आपका कुड़िंद वंश है ना, उनके हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। 4 तो भरूच से प्राप्त होते हैं, यानी भरूच का है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, और एक मथुरा से प्राप्त होता है। और जो आपका कालसी अभिलेख है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें आप जान लो जो हमने पढ़ी हैं, उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। कि जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें कुलिंद नाम हमें मिलता है भैया कुड़िंदों के लिए, और जो आपका विष्णु पुराण है उसमें मिलता है हमारा कुलिंदोपस्य, ठीक है ना। और महाभारत में द्विज शब्द हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका कालसी अभिलेख है, और कालसी अभिलेख में क्या है भैया, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का भैया प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चलो इतना आपको याद में रखना है। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से समझना, जो मौर्यों का काल था वो तो आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। फिर स्टार्ट होता है आपका मौर्य उत्तर काल, ठीक है ना। शुंग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो वहीं के बाद से हमें क्या सिक्के प्राप्त होने लग जाते हैं कुड़िंदों के, ठीक है। तो इसीलिए जो है कुड़िंदों का स्वर्णिम काल माना जाता है मौर्य उत्तर काल को, ठीक है, मतलब मौर्यों के पतन के बाद वाले काल, ठीक है, उसी को आप कहोगे मौर्य उत्तर काल, ठीक है। अब हमें देखो कई राजाओं के नाम भी मिलते हैं, विषदेव, अग्रराज, धनबुद्धि, अमोघ भूति, भानु, रावण, बलभूति, ये सभी क्या है कुड़िंद राजाओं के नाम मिलते हैं। मतलब एक खाली नाम मिलते हैं, ये नहीं पता लगता है कि हाँ इसके बाद ये क्रम हमें मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
तो देखो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आगे की जानकारी हम देखेंगे आपके इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें, ठीक है। उसी में हम देखेंगे जो भी मुद्राएं प्राप्त होती है उनको विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, इतिहासकारों के द्वारा। फिर उसमें कई राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम देखेंगे आपका अगले पार्ट में, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं हम वीडियो को समाप्त। चलो, धन्यवाद।